भारत छोड़ रहा डब्ल्यूटीओ की सदस्यता, यूएन में दी खुली धमकी। भारत किसी का नौकर नहीं। जी हां दोस्तों, यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। यह उस बदले हुए भारत की सोच है जो अब चुपचाप मार खाने वाला देश नहीं रहा। आज दुनिया का सिस्टम जिस हालत में पहुंच चुका है, वहां नियम सिर्फ किताबों में बचे हैं और ताकतवर देश अपने फायदे के हिसाब से फैसले थोप रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हो या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं अब कमजोर देशों को भाषण देने तक सीमित रह गई हैं, जबकि असली फैसले बंद कमरों में ताकत के दम पर लिए जा रहे हैं। आज की हकीकत यह है कि फ्री ट्रेड, बराबरी और नियमों की बात सिर्फ तब तक की जाती है जब तक सामने वाला देश कमजोर हो। जैसे ही कोई उभरती हुई ताकत अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है, वैसे ही उस पर टैरिफ पाबंदियां और दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। भारत पिछले कुछ सालों में उसी मोड़ पर पहुंचा है जहां उसकी ग्रोथ अब कुछ देशों को चुभने लगी है। अमेरिका ने पहले यह खेल शुरू किया और अब उसी लाइन पर मेक्सिको भी चलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, मेक्सिको का नाम सुनते ही शायद किसी को लगे कि यह कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेक्सिको आज नॉर्थ अमेरिका के सप्लाई चेन का रीढ़ की हड्डी बन चुका है। अमेरिका की आधी इंडस्ट्री सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मेक्सिको पर निर्भर है और भारत ने इसी रास्ते का इस्तेमाल करके अपने एक्सपोर्ट को अमेरिकी बाजार तक पहुंचाया था। यही वजह है कि जब मेक्सिको ने अचानक नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का ऐलान किया, तो इसका असर सिर्फ मेक्सिको या भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी सप्लाई चेन हिल गई। मेक्सिको ने साफ कह दिया है कि जिन देशों के साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके हजारों प्रोडक्ट्स पर भारी ड्यूटी लगेगी और इस लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर लिया आ रहा है। कार, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जूते, प्लास्टिक, मेटल, केमिकल्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, वो सारे सेक्टर जहां भारतीय कंपनियों ने मेहनत करके जगह बनाई थी, अब सीधे निशाने पर आ गए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पर 35% और कुछ पर 50% तक टैरिफ लगाने की तैयारी है। अब कोई पूछे कि यह सब अचानक क्यों हुआ, तो इसका जवाब सीधा है, दबाव। अमेरिका अगले साल यूएसएमसी एग्रीमेंट की समीक्षा करने वाला है और मेक्सिको यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिका की लाइन पर पूरी तरह खड़ा है। मतलब साफ है कि मेक्सिको का यह फैसला अपने घरेलू उद्योग से ज्यादा अमेरिका को खुश करने की कोशिश लगता है, और यही बात खुद मेक्सिको के इंडस्ट्री ग्रुप्स को भी खटक रही है। मेक्सिको के कारोबारी संगठन खुलकर कह रहे हैं कि एशिया से आने वाला सस्ता और भरोसेमंद कच्चा माल अगर महंगा हो गया, तो उनकी फैक्ट्रियों की लागत बढ़ेगी, प्रोडक्शन महंगा होगा और आखिर में मार आम जनता की जेब पर पड़ेगी। लेकिन सरकार फिलहाल इन चेतावनियों को नजरअंदाज करती दिख रही है, शायद इसलिए क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में फिलहाल अमेरिका के खिलाफ जाना मेक्सिको के लिए आसान नहीं है। अब यहां भारत की स्थिति को समझना जरूरी है। भारत और मेक्सिको का व्यापार कोई छोटा मोटा लेन देन नहीं है। 2024 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 11 से 12 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। भारत मेक्सिको को ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स देता है। वहीं मेक्सिको से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल मंगाता है। खास बात यह है कि मेक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई अहम पार्ट्स भारत से ही जाते हैं, यानी यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। अगर भारत को नुकसान होगा तो उसका असर मेक्सिको की फैक्ट्रियों पर भी पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेक्सिको शायद यह मानकर चल रहा है कि भारत दबाव में आ जाएगा और चुपचाप नुकसान झेल लेगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ बयान देकर बैठ जाए। दोस्तों, आज भारत के पास वो ताकत है जो 10 साल पहले नहीं थी। बड़ा घरेलू बाजार, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, वैकल्पिक सप्लाई चेन और दुनिया भर में बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक असर। भारत अब सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाला देश नहीं है, बल्कि एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है, और यही बात मेक्सिको जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता का विषय बन सकती है। अगर भारत चाहे तो मेक्सिको से आने वाले चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है। भारत का बाजार मेक्सिको से कहीं बड़ा है और कई मैक्सिकन कंपनियां भारत को भविष्य की ग्रोथ के तौर पर देखती हैं। फार्मा, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में अगर भारत सख्ती दिखाता है तो उसका असर मेक्सिको की कंपनियों को कहीं ज्यादा महसूस होगा। लेकिन असली खेल सिर्फ टैरिफ का नहीं है, असली खेल स्ट्रेटजी का है। भारत पिछले कुछ सालों से लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ब्राजील, चिली, पेरू, अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है। अकेले ब्राजील के साथ ट्रेड $15 है, अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। मतलब साफ है कि भारत के पास मेक्सिको के अलावा भी रास्ते हैं। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, डब्ल्यूटीओ और यूएन का क्या रोल है? कागजों में यह संस्थाएं आज भी मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर इनकी ताकत लगातार घटती जा रही है। जब बड़े देश नियम तोड़ते हैं, तब कोई कुछ नहीं करता। ऐसे में भारत जैसे देश के सामने सवाल यह है कि क्या सिर्फ नियमों की दुहाई देकर बैठा जाए या फिर अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाए। इसीलिए जब यह कहा जाता है कि भारत डब्ल्यूटीओ की सदस्यता छोड़ने की धमकी दे सकता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह धमकी नहीं बल्कि एक संकेत है कि अगर ग्लोबल सिस्टम भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो भारत भी अपने विकल्प तलाशने से पीछे नहीं हटेगा।
भारत किसी का नौकर नहीं है और ना ही उसे दबाव में चलाया जा सकता है। अब यही सोच धीरे धीरे पूरी दुनिया को समझ में आने लगी है। अमेरिका के अंदर ही भारत पर टैरिफ और दबाव की राजनीति को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। अमेरिकी संसद में कई सांसद खुलकर कह चुके हैं कि भारत को नाराज करने का सीधा फायदा चीन को मिल सकता है। मोदी और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें बार बार चेतावनी के तौर पर पेश की जा रही हैं कि भारत के पास विकल्प हैं और वह उनका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। मेक्सिको का मामला भी इसी बड़े खेल का हिस्सा है। सवाल यह नहीं है कि टैरिफ लगेगा या नहीं, सवाल यह है कि आगे कौन झुकेगा और कौन टिकेगा। भारत अगर भावनाओं में आकर गलत कदम उठाता है तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से स्ट्रेटजी बनाई गई तो यही संकट भारत के लिए एक मौका बन सकता है। दोस्तों, एक समय था जब भारत पर कोई भी देश टैरिफ बढ़ा देता था, पाबंदी लगा देता था और भारत सिर्फ बयान देकर रह जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की जरूरतें पूरी करने की हालत में पहुंच चुकी है। मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं रहा, बल्कि एक रियलिटी बन चुका है। यही वजह है कि भारत के पास अब विकल्प है, मजबूरी नहीं। मेक्सिको शायद यह मानकर चल रहा है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है जिसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेक्सिको की ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो सप्लाई भारत से आती है, उसका विकल्प तुरंत ढूंढ पाना आसान नहीं है। अगर भारत वहां सप्लाई स्लो करता है या कीमतों में बदलाव करता है, तो मेक्सिको की फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइन सीधे प्रभावित हो सकती है और यह असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां की महंगाई बढ़ेगी, नौकरियों पर असर पड़ेगा और सरकार पर दबाव बनेगा। अब भारत के सामने सबसे समझदारी वाला रास्ता यह है कि वो दो लेवल पर काम करें। एक तरफ मेक्सिको के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखें और दूसरी तरफ यह साफ संकेत दें कि अगर दबाव डाला गया तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। यही वो बैलेंस है जो आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे जरूरी है, ना ज्यादा झुकना और ना ही बिना सोचे समझे टकराव। भारत पहले ही यह दिखा चुका है कि वह अपने एक्सपोर्ट रूट्स को तेजी से डाइवर्ट कर सकता है। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में भारतीय कंपनियों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ब्राजील, चिली, पेरू और अर्जेंटीना जैसे देश भारत को भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं, क्योंकि भारत ना तो राजनीतिक दबाव बनाता है और ना ही शर्तें थोपता है। यही वजह है कि अगर मेक्सिको का रास्ता महंगा होता है तो भारत के लिए दुनिया के दरवाजे बंद नहीं हो जाते। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी बात है जिसे समझना जरूरी है। यह लड़ाई सिर्फ भारत और मेक्सिको के बीच नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जिसमें कुछ देश अपने नियम दूसरों पर थोपते हैं और खुद उन्हीं नियमों को तोड़ते हैं। WTO हो या UN, इन संस्थाओं की साख इसी वजह से गिर रही है, क्योंकि जब असली फैसले लेने का वक्त आता है तो यह मुखदर्शक बन जाती हैं। इसीलिए जब यह कहा जाता है कि भारत को WTO जैसे संगठनों से बाहर निकलने से भी नहीं डरना चाहिए, तो यह कोई गुस्से में कही गई बात नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक सोच है। अगर कोई संगठन भारत के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा तो भारत को यह हक है कि वह अपने लिए नए रास्ते तलाशे। दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है और भारत उसमें एक अहम पोल बनकर उभर रहा है। अमेरिका के अंदर भी अब यह बात खुलकर कही जाने लगी है कि भारत पर दबाव डालने की नीति उलटी पड़ सकती है। कई अमेरिकी सांसद और बिजनेस लॉबी यह मानती हैं कि अगर भारत को लगातार टारगेट किया गया तो वह अपने रिश्ते रूस, मिडिल ईस्ट और एशिया में और मजबूत करेगा और इसका सीधा नुकसान अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को होगा। यही वजह है कि मेक्सिको जैसे देश भी एक तरह से अमेरिका और भारत के बीच फंसे हुए हैं। मेक्सिको यह समझता है कि अमेरिका को नाराज करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि भारत को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। यही दुविधा आने वाले समय में मेक्सिको की पॉलिसी को तय करेगी। अगर मेक्सिको ज्यादा सख्ती करता है तो वह खुद अपनी इंडस्ट्री और महंगाई को जोखिम में डाल देगा, और अगर वह पीछे हटता है तो यह मानेगा कि भारत के साथ टकराव का रास्ता सही नहीं था। भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी घरेलू डिमांड है। यह भारत की वैश्विक हैसियत का सवाल है और यही वजह है कि सरकार भी इस मामले में जल्दबाजी नहीं बल्कि सोची समझी चाल चलने वाली है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि मेक्सिको अपनी पॉलिसी पर टिका रहता है या फिर बातचीत की टेबल पर वापस आता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। भारत अब जवाब देने की भाषा भी जानता है और सही वक्त पर सही वार करना भी। तो दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, यह लड़ाई सम्मान, बराबरी और भविष्य की है। भारत अगर आज मजबूती से खड़ा रहा तो कल कोई भी देश उसे हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेगा, और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मैसेज है। दोस्तों, अब जब यह साफ हो चुका है कि भारत और मेक्सिको के बीच शुरू हुआ यह टैरिफ विवाद सिर्फ दो देशों की व्यापारिक खींचतान नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा है, तो कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि यहीं से असली टकराव की परतें खुलनी शुरू होती हैं। क्योंकि जैसे ही भारत ने संकेत दिया कि वह सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा बल्कि जरूरत पड़ी तो आक्रामक आर्थिक रणनीति भी अपनाएगा, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल तेज हो गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनियां और ट्रेड एनालिस्ट
अचानक यह समझने की कोशिश में लग गए कि अगर भारत सच में काउंटर टेरिफ, सप्लाई चेन शिफ्ट और नए ट्रेड ब्लॉक्स की ओर बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मैक्सिको या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड मैप को हिला सकता है। क्योंकि भारत आज उस पोजीशन में खड़ा है जहां वह सिर्फ कच्चा माल या सस्ता लेबर देने वाला देश नहीं, बल्कि वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर मार्केट का बड़ा केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि भारत के किसी भी कदम को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसी बीच भारत के भीतर भी एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है कि क्या अब वक्त आ गया है कि भारत पुराने ग्लोबल ट्रेड ढांचे से बाहर निकलकर अपनी शर्तों पर नए आर्थिक गठजोड़ बनाए। क्योंकि पिछले कुछ सालों का अनुभव यह दिखाता है कि जैसे ही भारत ने आत्मनिर्भर बनने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और सप्लाई चेन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, वैसे ही कुछ ताकतवर देशों को यह असहज लगने लगा और यही असहजता टेरिफ, पाबंदियों और दबाव की राजनीति में बदलती चली गई। अब मैक्सिको का मामला उसी कड़ी का अगला अध्याय है, जहां भारत को परोक्ष रूप से यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर वह अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत की सोच अब इस पुराने डर के फ्रेम से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि भारत ने यह समझ लिया है कि दबाव में झुकने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। यही वजह है कि भारत अब इस विवाद को सिर्फ व्यापार मंत्रालय या कूटनीतिक चैनलों तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि इसे एक व्यापक रणनीतिक मुद्दे के तौर पर देख रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सुरक्षा और वैश्विक छवि सभी जुड़े हुए हैं। और इसी रणनीति के तहत भारत ने चुपचाप उन सेक्टर्स की पहचान शुरू कर दी है जहां मैक्सिको और अमेरिका दोनों भारत पर निर्भर हैं। खासकर फार्मा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ऑटो सेक्टर में प्रिसिजन पार्ट्स, आईटी और डिजिटल सर्विसेज में बैक एंड सपोर्ट और केमिकल्स में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। क्योंकि यही वो जगह हैं जहां भारत अगर अपनी गति बदलता है तो उसका असर सीधा फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइन पर पड़ता है। और यह असर किसी प्रेस रिलीज से नहीं बल्कि महंगाई, डिले और सप्लाई शॉर्टेज के रूप में सामने आता है, जिसे कोई भी सरकार लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसी बीच भारत ने अपने ट्रेड डाइवर्जन प्लान पर भी काम तेज कर दिया है, जहां मैक्सिको के जरिए अमेरिकी बाजार में जाने वाली सप्लाई को धीरे धीरे यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दूसरे देशों की ओर मोड़ा जा सकता है। और यह कोई थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल प्लान है, क्योंकि पिछले 2 सालों में ही भारत ने ब्राजील, चिली और पेरू के साथ अपने लॉजिस्टिक रूट्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स को काफी हद तक सरल बनाया है, जिससे वहां भारतीय प्रोडक्ट्स की पहुंच तेज और सस्ती हो गई है। और यही बात मैक्सिको को भी चिंता में डाल सकती है, क्योंकि अगर भारत ने एक बार वहां से अपने एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा निकाल लिया तो मैक्सिको सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अपनी ही इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब यह मुद्दा WTO और UN जैसे मंचों पर खुले तौर पर टकराव का रूप लेगा, क्योंकि भारत अब वहां सिर्फ शिकायतकर्ता बनकर नहीं जाना चाहता, बल्कि सवाल पूछने वाला देश बनकर खड़ा होना चाहता है। यह सवाल कि अगर फ्री ट्रेड की बात की जाती है तो चुनिंदा देशों को बार बार छूट क्यों मिलती है? अगर नियम सबके लिए बराबर हैं, तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ही दबाव क्यों बनाया जाता है? और अगर इन संस्थाओं के पास जवाब नहीं है तो उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाती है? यही वो तीखे सवाल हैं जिनसे ग्लोबल सिस्टम असहज हो रहा है। और यही वजह है कि भारत के WTO से बाहर निकलने की बात को अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक संभावित रणनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है, क्योंकि भारत यह जानता है कि आज की दुनिया में नियम वही मायने रखते हैं जिनके पीछे ताकत हो, और भारत अब उस ताकत को बनाने के अंतिम चरण में है। इसी बीच अमेरिका के भीतर भी यह समझ बढ़ने लगी है कि भारत को लगातार दबाने की नीति कहीं उलटी न पड़ जाए, क्योंकि चीन के बाद अगर कोई देश है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर डिमांड दोनों में संतुलन बना सकता है तो वह भारत है। और अगर भारत ने सच में अपने कदम तेज कर दिए तो अमेरिका की लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को झटका लग सकता है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे बातचीत के चैनल भी खुले रखे जा रहे हैं। लेकिन भारत इस बार सिर्फ आश्वासन पर भरोसा करने के मूड में नहीं है, वह ठोस एक्शन देखना चाहता है। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहली बार भारत किसी विवाद में रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव नजर आ रहा है। और यह प्रोएक्टिव अप्रोच आने वाले समय में सिर्फ मैक्सिको नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के लिए भी एक चेतावनी बन सकती है कि भारत के साथ व्यापार अब एक तरफा शर्तों पर नहीं चलेगा, बराबरी होगी या फिर भारत अपने रास्ते खुद बना लेगा। और यही सोच इस कहानी को सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट से निकालकर एक ऐतिहासिक मोड़ की तरफ ले जा रही है, जहां भारत यह तय करने की कगार पर खड़ा है कि वह पुराने सिस्टम के भीतर रहकर लड़ता रहेगा या फिर एक नया संतुलन गढ़ने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। और यहीं से आने वाले अगले हिस्से में यह साफ होने लगेगा कि भारत के ये शुरुआती कदम कैसे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को एक नई दिशा में मोड़ने वाले हैं। लेकिन कहानी यहां आकर रुकती नहीं बल्कि यहीं से एक और गहरी परत खुलती है, जिसे समझना आज के भारत के लिए सबसे जरूरी हो गया है। क्योंकि जब भारत पर एक के बाद एक टैरिफ, दबाव और ट्रेड बैरियर लगाए जा रहे हैं तो यह सवाल अब सिर्फ मैक्सिको या अमेरिका तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि पूरे उस वैश्विक सिस्टम पर उंगली उठाता है जो खुद को नियमों का रखवाला कहता है, लेकिन असल में ताकतवर देशों के हितों का औजार बन चुका है।
भारत ने पिछले 3 दशकों में जिस ईमानदारी से डब्ल्यूटीओ के नियमों का पालन किया, शायद ही कोई दूसरा बड़ा देश उतनी गंभीरता से उन नियमों पर टिका रहा हो। लेकिन बदले में भारत को क्या मिला? जब भारत ने अपने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की तो सब्सिडी का रोना शुरू हो गया। जब भारत ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई जैसी स्कीमें लॉन्च की तो इन्हें ट्रेड डिस्टॉर्शन कहा गया। लेकिन वही काम जब अमेरिका या यूरोप करता है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नाम दे दिया जाता है। यही दोहरा मापदंड आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, और इसी चुनौती ने भारत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब सवाल यह नहीं है कि नियम क्या कहते हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या ये नियम सबके लिए बराबर हैं भी या नहीं। अमेरिका ने जिस तरह चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा, टेक्नोलॉजी बैन लगाए और सप्लाई चेन तोड़ी, उस वक्त डब्ल्यूटीओ की सारी किताबें अचानक बंद हो गईं। यूरोप ने जब अपने किसानों को अरबों डॉलर की सब्सिडी दी तो फ्री ट्रेड की आत्मा कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन जब भारत अपने गरीब किसानों और छोटे उद्योगों की बात करता है तो तुरंत नियम याद आ जाते हैं। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें भारत का यह कहना कि वह डब्ल्यूटीओ की सदस्यता पर पुनर्विचार कर सकता है कोई भावनात्मक धमकी नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक चेतावनी है। क्योंकि भारत अब यह समझ चुका है कि मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर में नियमों से ज्यादा अहमियत ताकत, बाजार और विकल्पों की है, और इन तीनों मोर्चों पर भारत आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा है। भारत का घरेलू बाजार अब 140 करोड़ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी इकोनॉमिक फोर्स बन चुका है जो ग्लोबल कंपनियों की प्लानिंग तय करता है। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या लैटिन अमेरिका, हर कोई भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेक्सिको की मौजूदा टैरिफ नीति इसी उलझन का नतीजा है, जहां वह अमेरिका को खुश भी रखना चाहता है और भारत जैसे उभरते हुए बाजार को खोना भी नहीं चाहता। लेकिन समस्या यह है कि आज की दुनिया में तटस्थ रहने की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है। हर देश को किसी न किसी पक्ष में खड़ा होना पड़ रहा है, और मेक्सिको फिलहाल अमेरिका के दबाव में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस झुकाव की कीमत उसे अपनी इंडस्ट्री, महंगाई और रोजगार के रूप में चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि भारत से आने वाला कच्चा माल सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि भरोसेमंद भी है, और सप्लाई चेन में भरोसा आज सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। भारत ने कोरोना के दौरान यह साबित कर दिया था कि संकट के वक्त भी वह सप्लाई रोकने वाला देश नहीं है। वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर जरूरी दवाओं तक भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह जिम्मेदार खिलाड़ी है, और यही छवि आज भारत के पक्ष में सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की नीति लगातार विरोधाभासी होती जा रही है। एक तरफ वह भारत को चीन के विकल्प के रूप में पेश करता है, और दूसरी तरफ उसी भारत पर टैरिफ और दबाव डालता है। यही कारण है कि अमेरिकी बिजनेस लॉबी और कई थिंक टैंक अब खुलकर कहने लगे हैं कि भारत को चीन की तरह ट्रीट करना एक रणनीतिक भूल होगी, क्योंकि भारत ना तो चीन जैसा बंद सिस्टम है और ना ही वह किसी एक ब्लॉक पर पूरी तरह निर्भर है। भारत की यही मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी उसे खास बनाती है। रूस के साथ मजबूत संबंध, यूरोप के साथ गहराता व्यापार, मिडिल ईस्ट में बढ़ती मौजूदगी और अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में लगातार बढ़ता प्रभाव, यह सब मिलकर भारत को वह विकल्प देते हैं जो बहुत कम देशों के पास हैं। यही वजह है कि जब मेक्सिको या अमेरिका भारत पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो भारत के पास सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि काउंटर स्ट्रेटजी होती है। भारत जानता है कि टैरिफ वॉर में सीधी भिड़ंत से ज्यादा असरदार तरीका सप्लाई चेन, बाजार और निवेश के मोर्चे पर दबाव बनाना होता है। यही कारण है कि भारत ने अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है, न ही कोई आक्रामक बयानबाजी की है, बल्कि शांत तरीके से अपने विकल्पों को मजबूत किया है। ब्राजील, चिली, पेरू और अर्जेंटीना के साथ बढ़ते व्यापार समझौते इसी रणनीति का हिस्सा हैं, ताकि अगर एक रास्ता महंगा या बंद होता है तो दूसरा रास्ता पहले से तैयार हो। यह वही भारत है जो कभी जीएसपी हटने पर या टैरिफ बढ़ने पर सिर्फ चिंता जताता था, लेकिन आज वही भारत अपने कदम इस तरह रख रहा है कि सामने वाला देश भी 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। डब्ल्यूटीओ और यूएन की भूमिका पर उठते सवाल इसी बदलाव का प्रतिबिंब हैं, क्योंकि जब संस्थाएं न्याय नहीं दे पाती तो देश अपने हितों की रक्षा के लिए नए रास्ते तलाशते हैं। और यह सिर्फ भारत नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के कई देश अब इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब सिर्फ कई ताकतों का होना नहीं है, बल्कि कई नियमों, कई गठबंधनों और कई विकल्पों का होना भी है। भारत इस नए सिस्टम को समझ चुका है और उसी के हिसाब से अपनी चालें चल रहा है। मेक्सिको का टैरिफ फैसला भारत के लिए एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। चेतावनी इसलिए कि ग्लोबल ट्रेड अब पहले जितना सरल और निष्पक्ष नहीं रहा, और मौका इसलिए कि भारत अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट और डिप्लोमेसी की ताकत को और मजबूती से दुनिया के सामने रख सकता है। आने वाले समय में यह साफ होता जाएगा कि कौन देश सिर्फ दबाव में फैसले करता है और कौन देश लंबी सोच के साथ अपनी राह तय करता है। और अगर इतिहास कोई संकेत देता है तो वह यही कहता है कि जो देश सही समय पर सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत करता है वही भविष्य का नियम निर्माता बनता है। भारत आज उसी रास्ते पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चुपचाप लेकिन पूरी तैयारी के साथ। दोस्तों, तीसरे भाग में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ टैरिफ और व्यापार की बात पीछे छूट जाती है और असली तस्वीर सामने आने लगती है।
क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि भारत के खिलाफ जो दबाव बनाया जा रहा है वह किसी एक देश का फैसला नहीं बल्कि उस पुराने सिस्टम की घबराहट है जिसे यह डर सता रहा है कि अगर भारत जैसे देश ने अपने लिए स्वतंत्र रास्ता चुन लिया तो बाकी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी उसी दिशा में चल पड़ेंगी और तब WTO, UN और तथाकथित फ्री ट्रेड के नियम सिर्फ कागजों में रह जाएंगे। इसी बीच भारत ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वह था अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को ढाल की तरह इस्तेमाल करना। सरकार ने यह समझ लिया कि बाहरी दबाव का सबसे मजबूत जवाब अंदर से मजबूत होना है। इसलिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ नारे से निकालकर जमीन पर उतारने की रफ्तार और तेज कर दी गई। बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद को घरेलू कंपनियों से जोड़ने की रणनीति बनाई गई ताकि भारतीय उद्योगों को स्थिर मांग मिल सके और वे किसी एक विदेशी बाजार पर निर्भर न रहें। यही वह बिंदु था जहां कई विदेशी कंपनियों को पहली बार एहसास हुआ कि भारत अब सिर्फ सस्ता श्रम और बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो नियम खुद तय करने की क्षमता रखता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को उम्मीद थी कि टैरिफ और दबाव से भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। भारत ने चुपचाप एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अपने व्यापारिक रिश्तों को और गहरा करना शुरू कर दिया। खाड़ी देशों के साथ दीर्घकालिक सप्लाई और निवेश समझौते, अफ्रीका में फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दक्षिण पूर्व एशिया में डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी ने यह संकेत दे दिया कि भारत विकल्पों की कमी से नहीं जूझ रहा बल्कि विकल्पों की भरमार से रणनीति चुन रहा है। इसी दौरान वैश्विक मीडिया में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या भारत वाकई WTO जैसे संगठनों से बाहर जाने का जोखिम उठा सकता है। कुछ विश्लेषकों ने इसे अव्यावहारिक कहा तो कुछ ने माना कि अगर कोई देश यह कदम उठा सकता है तो वह भारत ही है, क्योंकि उसके पास घरेलू बाजार, जनसंख्या और तकनीकी क्षमता तीनों मौजूद हैं। इसी बहस के बीच भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन संकेत साफ थे कि अगर नियमों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हथियार की तरह किया गया तो भारत भी उस सिस्टम को चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। यह संकेत ही कई देशों के लिए बेचैनी का कारण बन गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अगर भारत ने मिसाल कायम कर दी तो पूरा वैश्विक व्यापार संतुलन हिल सकता है। मैक्सिको के मामले में भी यही देखने को मिला, जहां शुरुआती सख्ती के बाद वहां के उद्योग संगठनों और राज्यों की तरफ से सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि भारत के साथ टकराव का नुकसान लंबे समय में खुद मैक्सिको को ही उठाना पड़ेगा। ऑटो सेक्टर में उत्पादन लागत बढ़ने लगी, कुछ फैक्ट्रियों ने ऑर्डर में देरी की शिकायत की और महंगाई के शुरुआती संकेत सामने आने लगे। इन सब के बीच भारत ने किसी तरह का शोर नहीं मचाया, बल्कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए यह साफ कर दिया कि अगर बातचीत सम्मान के आधार पर होगी तो रास्ता निकल सकता है, लेकिन दबाव की राजनीति का जवाब दबाव से ही मिलेगा। तीसरे भाग की सबसे अहम बात यही है कि यहाँ भारत आक्रामक नहीं बल्कि आत्मविश्वासी दिखाई देता है। न तो वह तुरंत जवाबी टैरिफ की घोषणा करता है और न ही भावनात्मक बयानबाजी करता है।